हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। तो कल के वीडियो में हमने स्टेप्स ऑफ रिसर्च पर एमसीक्यूज देखे। तो आज के वीडियो में हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च पर रिमेनिंग एमसीक्यूज देखेंगे, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे, जिसकी वजह से आपकी सारी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएगी। ओके, तो फिर भी आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, so as we know that there is a PhD entrance exam for चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी। ओके, तो इसके जो डेट्स थे वो 22 सितंबर तक थे, पर उन्होंने ये डेट्स 10 अक्टूबर तक एक्सटेंड किए थे। तो इसकी वजह से उन्होंने अभी तक एग्जाम की डेट रिलीज नहीं की है। जैसे ही वो लोग करेंगे मैं आपको वीडियो के जरिए बताऊंगी। सो इस एंट्रेंस एग्जाम की जो पूरे मार्क्स है वो है 100 मार्क्स। एंड it has two sections, section A and section B, and section A is for 50 marks and it is of research methodology, and there is 1 mark for each question, and there is also negative marking of 0.25. तो हम इस सारी चीज़ों की वजह से हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करते हैं, और इस कोर्स में हमने ये सारे यूनिट्स कवर कर रखे हैं। ओके, सो मैं आपको बता दूं कि हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं इस कोर्स के अंदर, जिसमें थियरी और एमसीक्यूज दोनों भी आते हैं। हम आपको फुल सिलेबस नोट्स मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट है और 40 एमसीक्यूज है इन ईच मॉक टेस्ट। तो इसमें इसी में ही आपके 400 एमसीक्यूज कवर होते हैं। हम आपको 1500 प्लस का एमसीक्यूज का रिवीजन पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से रिवाइज भी कर सको। और ये सारी चीज़ें हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम 100% गारंटी दिलवाते हैं कि इसकी वजह से आप एग्जाम तो क्रैक कर ही लोगे, पर आपको इसकी वजह से इंटरव्यू में ही बहुत फ़ायदा होगा। तो ये कोर्स इसलिए आपको जल्द से जल्द परचेज करना है, और इस कोर्स को परचेज करने के लिए आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है, या फिर इनमें से किसी भी नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हो। ओके, तो स्टूडेंट्स, आपको ये कोर्स जल्द से जल्द परचेज करना है ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सको। और मैं आपको बता दूं, इस कोर्स की फी ओनली 699 रुपीज। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विथ आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। तो कल के वीडियो में हमने जो भी कुछ लिया, तो उसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। तो आप पहले वो वीडियो देख लेगा, देन आप ये वीडियो देखना है। ओके, सो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि इन डेटा प्रोसेसिंग व्हाट डज द एब्रीविएशन एसएपी स्टैंड फॉर। ओके, सो एसएपी जो है, एसएपी का मीनिंग ये है कि ये एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमें हमारा जो बिजनेस का डेटा प्रोसेसिंग होता है उसको मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। तो ये एक यूनिक 6 डिजिट नंबर होता है जो कि म्यूनिसिपैलिटी ने दिया गया होता है। ओके, जिसकी वजह से सिस्टम के अंदर जो भी कुछ वेंडर्स प्रेजेंट है उनको हम आइडेंटिफाई कर सके। ओके, तो जो सैप है इट इज रिलेटेड विथ सिस्टम्स, प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशंस। ओके, तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है सिस्टम्स, एप्लीकेशंस, प्रोडक्ट्स। दूसरा है सेल्स, एलोकेशंस, परचेसेस। तीसरा है सिस्टम्स, ऑथराइजेशंस, प्रोग्राम्स। एंड द लास्ट वन इज सिस्टम्स, अल्गोरिदम्स एंड प्रोसेसेस। तो इनमें से आप ही बताओ मुझे कि कौन सा एब्रीविएशन होगा फॉर सैप। ओके, सो इनमें से कौन सा फुल फॉर्म होगा सैप का। तो ऑब्वियसली सिस्टम्स, एप्लीकेशंस और प्रोडक्ट्स, बिकॉज हमने देखा कि इट इज रिलेटेड विथ सिस्टम्स, प्रोडक्ट्स एंड एप्लीकेशंस। ओके, सो करेक्ट आंसर इज 1। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा रिसर्च टाइप ऐसा है जिसमें हाइपोथेसिस और टेस्टिंग करना ये एक मेन कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हमारा जो हाइपोथेसिस है उसका टेस्टिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वेदर हमारा हाइपोथेसिस ट्रू है या फिर इट इज फॉल्स, तो उसके रिजल्ट्स देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। दूसरा है हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं, पास्ट इवेंट्स होते हैं, उन इवेंट्स को कैसे डेवलप किया गया था और उसकी वजह से हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या
इफेक्ट होगा, इसके बारे में हम देखते हैं। ओके, सर्वे रिसर्च, तो सर्वे रिसर्च में हम लोग सर्वे करवाते हैं ताकि हम किसी भी चीज का अच्छी तरीके से स्टडी कर सके। एग्जेटिक रिसर्च में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो क्रिटिकल थियरी होती है उसका जो स्टडी होता है, जो क्रिटिकल फेनोमिनन्स या फिर कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके ऊपर हम लोग थियरी निकालते हैं और उसको स्टडी करवाते हैं। तो यानी कि इनमें से जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है। ओके, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वन। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि व्हेन अ रिसर्चर रिजेक्ट्स अ ट्रू नल हाइपोथेसिस in his or her study and accepts the alternate hypothesis, what type of error is likely? अगर कोई भी रिसर्चर ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करके ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करता है तो उसमें कौन से टाइप की एरर आती है। ओके, तो मैं आपको बता दूं, नल हाइपोथेसिस का मतलब ये है कि यहाँ पे we are not checking there is any relationship between two variables। ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में एग्जैक्टली अपोजिट अज्यूम करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग ऐसा अज्यूम करते हैं कि देर इज रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके, सो जब भी हाइपोथेसिस की बात आती है, ऑफ नल हाइपोथेसिस की, तब हमारे पास दो टाइप के एरर्स होते हैं, टाइप वन एंड टाइप टू एरर्स। ओके, और ये दोनों भी एरर्स इनकरेक्ट कंक्लूजन के रिलेटेड होते हैं। मतलब हम नल हाइपोथेसिस के बारे में जो भी इनकरेक्ट कंक्लूजन निकालते हैं उसके बारे में ये दो भी एरर्स है। तो जब हम पहले टाइप एरर की बात करते हैं, मतलब टाइप वन एरर, तो ये तभी आता है जब हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो ट्रू है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ट्रू होके भी हम इसको रिजेक्ट करते हैं, तब टाइप वन एरर आता है। और इसको रिजेक्ट करके हम लोग ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं। ओके, एंड जब टाइप टू एरर आता है तब क्या होता है, तब हमारा नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है और फिर भी हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते। सो तब टाइप टू एरर की बात आती है। ओके, सो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये लोग क्या करते हैं कि ये इट इज रिजेक्टिंग द ट्रू नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्टिंग ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट टाइप ऑफ एरर है वो यहाँ पे आएगा। ओके, तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। टाइप वन एरर, यस, टाइप वन एरर यहाँ पे आता है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर टू आवर क्वेश्चन। ओके, टाइप टू एरर इनकरेक्ट, बोथ टाइप वन एंड टाइप टू एरर ये भी इनकरेक्ट आएगा। द लास्ट वन इज नीदर टाइप वन नॉर टाइप टू एरर, ये भी इनकरेक्ट आएगा। सो करेक्ट आंसर इज वन। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जिसको हम डेटा विजुअलाइजेशन मेथड कहते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन मेथड का मतलब ये है कि ग्राफिकल मेथड। ओके, तो इसमें हम लोग डेटा को ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग एनी बार चार्ट, एनी पाई चार्ट। ओके, सो पाई चार्ट का मतलब ये होता है कि हमारे पास सर्कल एंड सेक्टर डायग्राम्स होते हैं और जिनमें हम लोग वैल्यूज को इनपुट करते हैं, तो वो वैल्यूज 360 डिग्री का एक पार्ट होती है, एक हिस्सा होती है। और इन वैल्यूज को हम पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, देन आफ्टर दैट हम लोग उनको पाई चार्ट के स्वरूप में ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं। और दूसरा जो आता है इट इज बार चार्ट। तो बार चार्ट का इस्तेमाल मोस्टली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफिकली प्रेजेंट करने में होता है। और समटाइम्स हम इसमें परसेंट वैल्यूज का भी इस्तेमाल करके उनको प्लॉट कर सकते हैं। ओके, तो ये दो चीजें हैं, ये आती है डेटा विजुअलाइजेशन मेथड में। तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है लाइन, दूसरा है सर्कल एंड ट्रायंगल, तीसरा है पाई चार्ट एंड बार चार्ट, एंड द लास्ट वन इज पेंटागन। तो ऑब्वियसली हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का वो है पाई चार्ट एंड बाय चार्ट। और ये जो तीन ऑप्शन है, लाइन, सर्कल एंड ट्रायंगल, पेंटागन, दीज थ्री आर द शेप्स। ओके, शेप्स। और जब भी हम इनका इस्तेमाल करके कोई भी ग्राफ बनाते हैं, तो उस ग्राफ में हम लोग डिफरेंट डेटा को डिफरेंट फॉर्मेट के रूप में प्रेजेंट करते हैं। तो ये एक डेटा विजुअलाइजेशन मेथड का हिस्सा नहीं है। सो यानी कि हमारा जो आंसर है वो है थ्री।
नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि इफ अ रिसर्चर हैज टू टेस्ट अ हाइपोथेसिस whether difference between the means of two is significant, then he or she के विल यूज। तो जब भी कोई भी रिसर्चर को ये टेस्ट करना है इन हिज हाइपोथेसिस दैट द डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स इज सिग्निफिकेंट है या नहीं है, तो अगर उसको वो टेस्ट करना है तो इनमें से कौन सा टेस्ट का वो इस्तेमाल करेगा। ओके, तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है काई स्क्वायर टेस्ट। तो काई स्क्वायर टेस्ट ये एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जिसमें जो भी कुछ टेस्ट स्टैटिस्टिक है वो काई स्क्वेयर्ड होती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वेयर्ड होता है अंडर द नल हाइपोथेसिस। ओके, कोरिलेशन कोएफिशिएंट ये भी एक स्टैटिस्टिक है। ओके, जिसके अंदर हम लोग ये डिटरमिन करते हैं कि वेदर, ओके, कि वेदर देर इज एनी डायरेक्ट लिंक बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके, देन साइन टेस्ट। ओके, सो साइन टेस्ट ये भी एक स्टैटिस्टिकल अप्रोच है जिसमें हम लोग ये डिटरमिन करते हैं कि हमारे जो ऑब्जर्व्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल वेट ऑफ एनी पेशेंट आफ्टर और बिफोर ट्रीटमेंट, तो ये जो मेजर्स होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं या नहीं। ओके, मतलब देर इज एनी कंसिस्टेंट डिफरेंस बिटवीन आफ्टर एंड बिफोर, तो उसको अगर हमें डिटरमिन करना है तो हम साइन टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स टी टेस्ट। तो स्टूडेंट्स टी टेस्ट ये भी एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है। ओके, जिसमें हम लोग मीन ऑफ स्मॉल सैंपल को डिटरमिन करते हैं, मतलब उसका इस्तेमाल करके हम लोग हमारा हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करवाते हैं। तो हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन होता है और जिसमें से हमने कुछ सैंपल को सिलेक्ट किया होता है और उस सैंपल में हमने मीन ऑफ उसका मीन लिया होता है। ओके, मतलब ओके, तो इसमें दो टाइप ऑफ टेस्ट होते हैं। पहला तो होता है कि टू साइडेड और दूसरा होता है कि वन साइडेड। और जब भी ये टू साइडेड टेस्ट होता है तब ये एक्सप्रेस करता है कि जो मीन्स है वो इक्वल नहीं है। ओके, दे आर नॉट इक्वल। ओके, एंड जब भी वन साइडेड टेस्ट होता है तब ये ऐसा एक्सप्रेस करता है कि जो भी हमारे ऑब्जर्व्ड मीन है वो इधर ज्यादा है या फिर कम है हमारे हाइपोथेसाइज्ड मीन से। ओके, तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि जो मीन्स होते हैं टू ग्रुप्स के, तो उनको हम वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है उनको हम टेस्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे इधर यही पूछा है कि जब भी कोई भी रिसर्चर उसके हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है जिसमें वो ये पता लगाता है कि इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। ओके, एंड वो जो है टेस्ट वो सिग्निफिकेंट है या नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ऑब्वियसली स्टूडेंट्स टी टेस्ट हम यूज करेंगे और ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट भी है। ओके, सो करेक्ट आंसर होगा इसका आंसर 4। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस when the alternative hypothesis is acceptable is called। तो यहाँ पे पूछा है कि the probability of, अगर हम लोग नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और जब हमारा जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है तब उस वक्त एक्सेप्टेबल होता है तो उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं। ओके, तो हालांकि जैसे कि हमें पता है कि जब भी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होता है मतलब वो नॉट एक्सेप्टेबल होता है और हम उसको तब भी रिजेक्ट नहीं कर पाते हैं, तब हमें टाइप 2 एरर मिलती है। ओके, सो इस टाइप 2 एरर को अगर हमें अवॉइड करना है, ओके, तो उस प्रोबेबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ अवॉइडिंग टाइप 2 एरर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछा है। तब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला है रिजेक्शन रेंज। तो रिजेक्शन रेंज में जो भी कुछ वैल्यूज आती है, तो वो वैल्यूज ऐसी वैल्यूज होती है
जो कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने करने वाली वैल्यूज होती है। जब भी हम कोई भी टेस्ट करवाते हैं तो उस टेस्ट में जो भी कुछ वैल्यूज आती है टेस्ट स्टैटिस्टिक की, तो वो वैल्यूज, ये एक ऐसी वैल्यूज होती है जिनको हम हमें रिजेक्ट करना है, नल हाइपोथेसिस। ओके, तो ये आती है रिजेक्शन रेंज। दूसरा है डीमार्केशन। डीमार्केशन यानी कि बाउंड्रीज, लिमिट्स। ओके, तो मार्किंग ऑफ द लिमिट्स मीन्स डीमार्केशन। तीसरा है नॉर्मेटिव इंसिडेंस। नॉर्मेटिव इंसिडेंस का मतलब ये है कि नॉर्मेटिव डेटा। नॉर्मेटिव डेटा ये एक ऐसा डेटा होता है कि जो भी हमने रेफरेंस पॉपुलेशन में लिया हुआ हो। ओके, और जिसकी वजह से हमारे जो एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, तो उनको हम लोग इस डेटा से कंपेयर करके उसका इस्तेमाल करते हैं टेस्ट के अंदर। पावर, तो यस, पावर का मतलब ये है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अवॉइडिंग टाइप 2 एरर। ओके, तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, वो आएगा आंसर 4। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि अ रिसर्च स्कॉलर finds through statistical analysis that the value of t is significant, so what decision is warranted on the basis of this hypothesis? तो जब भी कोई भी रिसर्चर अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करता है, तो वो ऐसा रिजल्ट वहां से निकालता है कि द वैल्यू ऑफ टी इज सिग्निफिकेंट। और जब भी ये टी वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है, तब इनमें से कौन सा डिसीजन वो ले सकता है। तो यस, तो हमने देखा कि स्टूडेंट्स टी टेस्ट ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट होती है। ओके, और ये डिटरमिन करवाती है कि इफ देयर इज एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ टू ग्रुप्स। ओके, हमारे पास दो ग्रुप्स है और हम जब भी उनके मीन्स निकालते हैं, तो उन मीन्स में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं, उसको डिटरमिन हम इस टेस्ट के वजह से करते हैं। तो इसमें जो भी दो ग्रुप्स आते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं बाय बाय मींस ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक। ओके, तो इस टेस्ट के अंदर हम लोग सैंपल लेते हैं। ओके, और इस सैंपल के हम लोग दो ग्रुप्स बनाते हैं, और इनके और यहाँ पे हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारा ऐसा नल हाइपोथेसिस अज्यूम करते हैं कि इन ये दो ग्रुप्स के जो मीन्स होते हैं वो एक दूसरे से इक्वल होते हैं, ऐसा अज्यूम करते हैं। और जब भी हमारा जो टेस्ट रिजल्ट आता है और जिसमें हमें ऐसा रिजल्ट आता है कि ये दोनों भी एक दूसरे से इक्वल नहीं है, तब इस टेस्ट को हम लोग सिग्निफिकेंट बोलते हैं। ओके, और हमारे पास ऐसा रिजल्ट आता है कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, और हमें रिसर्च हाइपोथेसिस यानी कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हमें एक्सेप्ट करना है। ओके, सो जब भी हमारा टी टेस्ट सिग्निफिकेंट आता है, तो हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हमें एक्सेप्ट करना है। तब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला है नल हाइपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड। यस, हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, तो ये तो आएगा। दूसरा है रिसर्च हाइपोथेसिस शुड बी एक्सेप्टेड। यस, वी हैव टू एक्सेप्ट रिसर्च हाइपोथेसिस, तो ये भी आएगा। तीसरा है द नल हाइपोथेसिस शुड बी एक्सेप्टेड। नो, दिस इज इनकरेक्ट। द रिसर्च हाइपोथेसिस शुड बी रिजेक्टेड, ये भी इनकरेक्ट। नो डिसीजन इज वारंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च हाइपोथेसिस। नो, वी हैव टू टेक सम डिसीजन, तो ये भी इनकरेक्ट आएगा। सो द ऑप्शंस जो आएंगे, मतलब ये ए एंड बी, so the correct answer will be A and B only. नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको हम लोग नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक बोलते हैं। तो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक का मतलब ये है कि हम जो हमारे सैंपल्स होते हैं उसको कैरेक्टरिस्टिक को लेकर हम लोग कोई भी अज्यूम नहीं करते हैं। मतलब वी डोंट अज्यूम अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स ऑफ द सैंपल। तो इसमें हम लोग मोस्टली ऑर्डिनल डेटा का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि द डेटा विच इज बेस्ड ऑन द ऑर्डर्स और रैंकिंग। ओके, तो अब हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है एफ स्टैटिस्टिक। एफ स्टैटिस्टिक का मतलब ये है कि इट इज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक, एंड यहाँ पे नल हाइपोथेसिस के अंडर एफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है।
ओके। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो डेटा होता है उनको हम लोग कंपेयर करते हैं बाय यूजिंग द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल वेरिएबल्स। तो यहाँ पे सभी वेरिएबल्स के जो कंबाइंड इफेक्ट होता है उनको हम लोग कंपेयर करवाते हैं। दूसरा है टी स्टैटिस्टिक। सो यहाँ पे टी स्टैटिस्टिक में हमने देखा कि हम लोग दोनों जो ग्रुप्स होते हैं वो दोनों ग्रुप्स के जो मीन्स होते हैं उन मीन्स को हम लोग देखते हैं कि वेदर दे आर इक्वल टू ईच अदर और दे आर अनइक्वल टू ईच अदर। ओके, सो इसको हम बोलते हैं टी स्टैटिस्टिक। तीसरा है पियर्सन्स कोरिलेशन। तो पियर्सन्स कोरिलेशन ये एक सिंगल नंबर होता है जो कि स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों को भी मेजर करता है। सो व्हाट इज द स्ट्रेंथ एंड रिलेशन? So the strength and relation of linear relationship between two continuous variables। तो ये मेजर करता है कि what is the strength and what is the direction of linear relationship between two continuous variables को ये मेजर करता है। And the last one is Pearson's correlation। पियर्सन्स कोरिलेशन भी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन को मेजर करता है, व्हाट रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स। तो दोनों भी वेरिएबल्स के जो रिलेशन होते हैं तो उनके जो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन होते हैं उनको ये मेजर करता है। बट ये ऑर्डिनल्स जो डेटा होता है उसके आधार पर ये मेजरमेंट करता है। तो यानी कि ये एक नॉन पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक है और बाकी के तीन जो है ये एक पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक है। ओके, सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 4। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो नाइन्थ क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि यूजिंग एन अप्रोप्रिएट पैरामेट्रिक टेस्ट इन अ रिसर्च प्रोजेक्ट द रिसर्चर फाइंड्स एविडेंस टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। इन डूइंग सो व्हिच टाइप ऑफ एरर इज लाइकली। ओके, जब भी कोई भी रिसर्चर रिसर्च करता है तब उसे ये पता लगता है कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। तो इस ये सारी चीजें करते वक्त वो कौन सा टाइप ऑफ एरर कर सकता है। तो हमें ये ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो हमने देखा इसी वीडियो में दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ एरर, टाइप 1 और टाइप 2। ओके, सो जब भी हम टाइप 1 एरर करते हैं तब हमारा जो नल हाइपोथेसिस होता है वो ट्रू होता है, पर फिर भी हम उसको रिजेक्ट करते हैं। और जब हमारा सेकेंड टाइप ऑफ एरर होता है तब हमारा जो हाइपोथेसिस होता है, नल हाइपोथेसिस, वो फॉल्स होता है, पर हम उसको रिजेक्ट नहीं कर पाते। बट यहाँ पे ये दिया है कि रिसर्चर को ये एविडेंस मिलता है कि टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, यानी कि हमारा टाइप 1 एरर यहाँ पे आएगा। मतलब यहाँ पे हम लोग हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं जब भी वो ट्रू हो। ओके, तो सो ओके, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि टाइप 1 हाइपोथेसिस फॉल्स भी हो सकता है, फिर भी हम उसको रिजेक्ट करते हैं। और ये ट्रू भी हो सकता है पर फिर भी हम उसको रिजेक्ट करते हैं। ओके, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग टाइप 1 एरर? जब भी हम टाइप 1 एरर करते हैं तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो उसको हम बोलते हैं अल्फा। और जब भी हम टाइप 2 एरर करते हैं और जिसकी प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं बीटा। तो यहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग टाइप 1 एरर इज अल्फा। ओके, सो पहला ऑप्शन है अल्फा एरर। तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, दूसरा है बीटा एरर, दिस इज इनकरेक्ट। बोथ अल्फा एंड बीटा एरर्स, ये भी नहीं आएगा। लास्ट वन नीदर अल्फा नॉट बीटा, ये भी नहीं आएगा। सो द करेक्ट आंसर इज 1। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट जो क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, उसमें पूछा है कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विच फॉलोइंग रिसर्च टूल मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर हमें क्लासरूम में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको अंडरस्टैंड करनी है तो इनमें से कौन सा रिसर्च टूल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे? तो पहला ऑप्शन है रेटिंग स्केल। ओके, जब भी हम रेटिंग स्केल की बात करते हैं तो इट इज द सिस्टमेटाइज्ड ओपिनियन कंसर्निंग ट्राइट। सो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जो भी सिस्टमैटिक हमारे ओपिनियंस होते हैं तो ये रेटिंग स्केल में आते हैं। ओके, सो इसके 4 कैटेगरीज भी आते हैं। तो पहला आता है न्यूमेरिकल, दूसरा आता है डिस्क्रिप्टिव, देन तीसरा आता है कि ग्राफिकल, एंड द लास्ट वन इज रैंक ऑर्डर्स। ओके, सो फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग थ्रू द फूड रैंकिंग। ओके, दूसरा है क्वेश्चनियर।
तो क्वेश्चनेयर का मतलब ये है कि सेट ऑफ क्वेश्चंस, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, और उन क्वेश्चन का हम लोग एक सेट बनाते हैं, तो उसके ऊपर क्वेश्चनेयर का फॉर्म फॉर्म होता है। फॉर एग्जांपल सर्वेज, जब भी हम क्लाइमेट में चेंज हो जाए तो सर्वेज अबाउट क्लाइमेट चेंज इज द क्वेश्चनेयर। देन थर्ड वन इज ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल। ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल का मीनिंग होता है कि कोई भी करंट इंफॉर्मेशन हो उसको ऑब्जर्व करके हम लोग जो डेटा कलेक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल। ओके, सो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल भी होते हैं। एंड द लास्ट वन इज इंटरव्यू स्केड्यूल। तो इंटरव्यू स्केड्यूल मतलब a set of structured question, okay, prepared as guide for interviewer। जब भी कोई भी इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेता है तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग, उसको हम बोलते हैं इंटरव्यू स्केड्यूल। ओके, फॉर एग्जांपल हाउस होल्ड सर्वे। सो एवरी इंटरव्यूअर go to the house एंड देन दे टेक सर्वे, तो हाउसिंग सर्वे। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जब भी हमें टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के बारे में जानकारी चाहिए, यानी कि इट इज द करंट जो इंफॉर्मेशन है, मतलब करंट जो चल रहा है, करंट सिचुएशन, तो उसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी कि वी हैव टू यूज ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल। सो द करेक्ट आंसर इज 3। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई टूडेज वीडियो। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड स्टे ट्यून फॉर माई नेक्स्ट वीडियो एट 9 AM एवरी डे।